गेटिंग स्टार्टिंग विथ जावा स्क्रिप्ट। तो भाई आज से शुरू करें जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से ही एसोसिएटेड होंगे कुछ आगे जाकर लाइब्रेरी, जैसे जेक्वेरी पढ़ना हुआ, अजाक्स इम्प्लीमेंट करना हुआ, या फिर रेस्ट एपीआई यूज़ करना हुआ, एंड ऑल्सो जेसन डेटा पे काम करना है। तो जावा स्क्रिप्ट का एक काफ़ी बड़ा स्कोप है और सबसे अगर मजबूत चीज़ है किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन की बात करें, सर्वर साइड पे भी काम कर लेता है जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस जैसे कुछ इसके बहुत सारे आधुनिक लेटेस्ट कुछ फ्रेमवर्क आए हैं जो सर्वर साइड पे काम करते हैं। जावा स्क्रिप्ट बेस्ड कुछ डेटाबेस भी आ रहे हैं अब, वन ऑफ देम इज मोंगो डीबी। तो जावा स्क्रिप्ट काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर अदर फ्रेमवर्क की बात करें तो इसी से इंस्पायर होकर फिर रिएक्ट आ रहे हैं, व्यू आ रहा है, कहीं पर कुछ और फ्रेमवर्क आ रहा है, कहीं पर नोड आ रहा है, कहीं पर एंगुलर आ रहा है। तो कई सारे फ्रेमवर्क हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट पर बेस्ड हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक एक्सटेंसिव फास्ट लैंग्वेज। अगर हम सर्वर साइड से कंपेयर करें तो काफ़ी फास्ट है और बहुत सारा काम होता है वेबसाइट का जो कि हम क्लाइंट साइड पर फोकस करके, फिल्टर का काम है और वैलिडेशन का काम है क्लाइंट साइड पे ही करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है और इस पर थोड़ी सी मेहनत भी करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग अच्छी है तो जावा स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत नहीं आती, केवल लॉजिक हमें लगाना होता है। तो गेटिंग स्टार्टेड विथ जावा स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पूछे व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ रहा, क्या आ रहा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज a special kind of language that works with the association of other language। आप किसी भी लैंग्वेज के साथ HTML को प्रोसेस करने के लिए, CSS को प्रोसेस करने के लिए, आगे जाकर इवन सर्वर साइड से कोई कोड आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए, तो कई सारी जगह पर एजाक्स को प्रोसेस करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी, इट्स नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द हार्ड और रूट सिंटेक्स। किसी भी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है, मेन शुरू करिए, देन आप मेन का कर्ली ब्रैकेट शुरू करिए, तो ऐसा कोई रूट स्ट्रक्चर नहीं जावास्क्रिप्ट में। इट कैन बी यूज इन अ पार्शियल वे। आप थोड़ा थोड़ा जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है, आपको अचानक से ज़रूरत पड़ी तो आप अचानक से थोड़ा सा कोड यूज़ कर लीजिए जावास्क्रिप्ट का, बाकी आप रिमेनिंग पार्ट दूसरा यूज़ करते रहिए। It does not follow the strict programming structure. Instead, it can be used association of HTML pages, और इसी को हम कह सकते हैं वेब पेजेस। At the partial way, no need to build whole page on JavaScript। ठीक है, सी जैसा नहीं, एक एक्सटेंशन डॉट सी है तो सारा कुछ सी ही रहेगा उस पर, तो इसका एक्सटेंशन डॉट जावा स्क्रिप्ट का डॉट जेएस भी हो सकता है, डॉट एचटीएमएल के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ पार्शियल वे, नो नीड टू बिल्ड होल पेज ऑन जावा स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड क्यों कहते हैं ये भी समझिए। इट इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर, दैट्स वाई इट इज नोन एज क्लाइंट साइड। अगर मेरे पास, मैंने पेज पे जावास्क्रिप्ट चलाई है और मेरे वेबसाइट को 1000 लोग चला रहे हैं, तो दैट मीन्स सभी 1000 लोगों के कंप्यूटर पर वो चल रही है, ना कि मेरे सर्वर से डाटा जा रहा है। और जब हम डेटाबेस पे काम करते हैं, PHP पे या फिर MySQL पे, पाइथन पे, जावा पे, वहाँ पे क्या काम होगा कि यूज़र सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा और वो मेरे सर्वर पे आएगा, फिर सर्वर डेटा भेजेगा उन 1000 लोगों को, तो स्लो हो जाएगा। जैसे अगर मेरा कोई रिजल्ट आया है, मैं रिजल्ट को सर्च करने जा रहा हूँ, तो रोल नंबर मेरे कंप्यूटर थोड़ी ना है, मैं सिर्फ रोल नंबर डालूंगा और सर्वर पे जाकर वो मुझे रिस्पॉन्स करेगा। तो ये होती सर्वर साइड लैंग्वेज जो कि एक जगह चलती हैं, बाकी सब जगह केवल रिस्पॉन्स या आउटपुट जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट सभी ब्राउज़र पे जहाँ भी पेज ओपन होगा वहीं पर उसी ब्राउज़र द्वारा ऑपरेट हो जाएगी, इसीलिए फास्ट होती है। सो इट इज़ ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउज़र, मोस्टली यूज्ड फॉर
design and develop the web utility like EMI calculator, any web-based games and so on. यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि जिनका डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है, जो जिनका एंटिटी कुछ सेव नहीं करनी है आपको कहीं सर्वर पे जाकर, जहाँ पे चला रहे हैं वहीं पर आप उसको चलाइए और उसका स्कोर दिखाइए, ख़त्म करिए। तो जिसको सर्वर पे ले जाके सब सेव नहीं करना है, EMI कैलकुलेटर है, आपको देखना भी अगर मैं इतने रुपए ब्याज से इतना मैं लेता हूँ कोई भी प्रोडक्ट तो मुझे कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, तो एक छोटी सी यूटिलिटी साइड में डाल दी, आपको कैलकुलेट करके वहीं वहीं दे दिया। तो जब वेब बेस्ड यूटिलिटी बनाना होगा तो जावास्क्रिप्ट का काम होगा। फॉर HTML फॉर्म प्रोसेसिंग, फॉर्म प्रोसेसिंग का मतलब है यहाँ पे फॉर्म के डेटा को कलेक्टिवली उठाना है, रीड करना है, उसे क्लीन करना है, फॉर्म के डेटा को मॉडिफाई करना है, फॉर्म में डेटा को अपर केस लोअर केस करना है, ये सारी चीज़ें लगाना फॉर्म प्रोसेसिंग। फॉर क्लाइंट साइड डेटा वैलिडेशन, याद रखें यहाँ पे दो टर्म आपको मिलने वाले हैं, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। तो जावास्क्रिप्ट विल वर्क फॉर वैलिडेशन नॉट फॉर वेरिफिकेशन, इस टर्म को भी याद रखेंगे। वेरिफिकेशन इज अ सर्वर साइड टर्मिनोलॉजी whereas the validation is a client side terminology. Validation will only check the pattern कि डेटा का पैटर्न सही है कि नहीं है, बट डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, डेटा अपने आप में सही है कि नहीं, ये कहलाएगा वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमने ईमेल आईडी डाला, अब ईमेल आईडी को वैलिडेट कर लो भाई इसमें @ लगा है नहीं लगा है, ठीक है, उसका प्रॉपर पैटर्न है कि नहीं है, डॉट है कि नहीं है, ये वैलिडेशन है। बट ईमेल आईडी पर मेल डिलीवर हुआ कि नहीं, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा एक मेल भेजकर। आपने मोबाइल नंबर डाला, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आप उसमें कोड डाल रहे हैं +91 डाल रहे हैं, जिसके बाद 10 डिजिट डाल रहे हैं कि नहीं, इट्स वैलिडेशन। लेकिन आपने OTP भेज दिया, फिर OTP यूज़र ने डाला सेम टू सेम, अगर ये सही हुआ तो फिर ये कहेगा वेरीफाइड, इट्स अ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन इज अ सर्वर साइड टर्मिनोलॉजी दैट विल बी लर्न इनसाइड द Django। ठीक है, और वैलिडेशन इज पैटर्न मैचिंग। क्लाइंट साइड, तो जब बड़े एप्लीकेशन होते हैं तो हमें वैलिडेशन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। सपोज कीजिए मैंने कोई डेटा डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, मुझे आगे प्रोसीड करना है। अब सर्वर पे 1 लाख स्टूडेंट हैं और मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिया। अब उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च करेगा वो 1 लाख डेटा में, देन 1 लाख डेटा में सर्च करने के बाद पता चलेगा कि ये तो पैटर्न गलत था। तो एटलीस्ट है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन पैटर्न तो सही है। 6 कैरेक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए सपोज करिए, और मैंने 4 कैरेक्टर दिए, तो यहीं पे बता देना चाहिए एटलीस्ट आप सही तो डालिए। नहीं तो उस काम के लिए सर्वर को बिजी करना पड़ेगा हमें, जिसके लिए हम क्लाइंट साइड पे काम कर सकते थे। एम्प्टी डेटा हम फॉर्म पे डाल के सबमिट कर रहे हैं, अब वो जा रहा है कहाँ पे, MySQL सर्वर उस पर डेटाबेस पे जा रहा है, और डेटाबेस पे कहीं पे यूनिक की कॉन्स्टेंट या फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, वहाँ जाके फिर वो फेल्ड हो रहा है, सर्वर पे एरर आ रही है कि अरे ये डेटा तो आया नहीं, नॉट नल था, और प्राइमरी की में नल नहीं आएगा, तो फिर वहाँ जाके एक्सेप्शन पैदा हो। इससे अच्छा पहले ही चेक कर लो भाई कि खाली डेटा सबमिट नहीं होना चाहिए फॉर्म पर। सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज, ऑल दीज थिंग्स कम इनसाइड द क्लाइंट साइड डेटा वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का काम भी किससे करने वाले हैं हम, जावास्क्रिप्ट से। द नेक्स्ट, इमेज एंड अदर फाइल प्रोसेसिंग, दैट मीन्स प्रीव्यू। कई बार आप देखते हैं कि इमेज ब्राउज करते हैं, उसका प्रीव्यू हमें करना होता है, क्रॉप करना होता है, देन उनको सर्वर पे भेजना होता है। तो ये सारा जो फैसिलिटी जावास्क्रिप्ट से हमें मिल जाएगी। implementing the Ajax, JSON and REST APIs। REST APIs आगे बताऊंगा मैं क्या होती हैं। Ajax, JSON एंड REST API, इन पे काम करना है तो भी हमें जावास्क्रिप्ट आना चाहिए।
और इसके अलावा छोटे छोटे तो बहुत सारे रीज़न है, बट हम मेन रीज़न की बात करेंगे, मेन इंपॉर्टेंस की हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा। अब देखते हैं हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट, एंड व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज तो यही भाई, आपको सबसे पहले केस सेंसिटिव होता है। मतलब अब यहाँ पर अगर कोई मुझे स्टेटमेंट मिल रहा है लाइक सी प्लस प्लस कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ तो डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल होगा। अगर इस तरह से कहीं हिंट मिल रहा है कि वेरिएबल का नाम है, कहीं पर कोई कीवर्ड है, तो उसको हमें लोअर केस में लिखना होता है। अगर कोई अपर केस में तो उसे अपर केस में लिखेंगे। तो केस सेंसिटिविटी होती है। Syntax is much similar to Java. That means lower case, camel case एंड अपर केस का यूज़ यहाँ पर होने वाला है। अगर हम सिर्फ कीवर्ड की बात करेंगे तो लोअर केस में होगा। कुछ बहुत सारे फंक्शंस बने बनाए मिलेंगे जो कि यहाँ पर कैमल केस में होंगे। कैमल मतलब अगर दो वर्ड हैं, पहला वर्ड छोटा होगा लोअर केस में और नेक्स्ट वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ कैमल। इसी तरह से स्टार्टिंग छोटे से होगी, नेक्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। अपर केस जब भी किसी कांस्टेंट की बात होगी वो मुझे मिलेगा किसमें, अपर केस में। तो सिंटैक्स इज मच सिमिलर टू जावा। इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल। एग्जीक्यूटेड ऑन ब्राउजर। ऑल ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ अलग से इंस्टॉल करना है। नो प्लगइन रिक्वायर्ड, ठीक है। नॉट एनी टाइप ऑफ कंपाइलर रिक्वायर्ड, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली काम करेगा। प्रोवाइड मैनी प्रोग्रामिंग फीचर्स। सब कुछ यहाँ मिलने वाला। वेरिएबल्स मिलेंगे, डेटा टाइप्स मिलेंगे। हालांकि डेटा टाइप्स यहाँ पे वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट मतलब हमें टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल। तो डेटा टाइप जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उसके बाद भी डेटा टाइप्स तो होते ही हैं। ऑपरेटर्स मिलेंगे हमें, फंक्शंस हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी मिलेगा, लूपिंग मिलने वाली है, एरे भी मिलेगा, देन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो दीज आर मैनी प्रोग्रामिंग टूल्स जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में मिलने वाले हैं। इवेंट हैंडलर भी मिलने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। इवेंट हैंडलर ये बताता है व्हेन टू इन्वोक द जावास्क्रिप्ट। ओके, ये कुछ फीचर्स हो गए। हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट। यूजिंग इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन याद करिए, जिस लाइन पर हमें ज़रूरत है वहीं पर हमने लिख दिया और साथ ही साथ ट्रांसलेट हो गया। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट अगर आपको लिखनी है तो इनसाइड द बॉडी यूज स्क्रिप्ट टैग एंड राइट द, शॉर्ट में JS लिख रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इनसाइड दैट, ठीक है। उसके अंदर आप लिख दीजिए दिस विल बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज द पेज इज लोडेड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंपल सा। देयर इज एन आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट। एक आउटपुट स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं, आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर आप मैसेज लिखते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम करता है, इसलिए यहाँ पे अगर हर चीज़ के लिए स्टेटमेंट है, जैसे सी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे printf लिखते हैं, C++ पढ़ते हैं तो वहाँ पे सी आउट लिखते हैं। उसी तरह से पाइथन आप पढ़ते हैं तो वहाँ प्रिंट लिखते हैं, तब जाकर प्रिंट होती हैं चीज़ें।
उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में जब हमें प्रिंट करना होता है तो एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हियर डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट। जब भी डॉट नोटेशन यूज होगा तो समझ जाएंगे फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा तभी तो डॉट करके फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है इट्स इट्स एन अनदर नेम ऑफ बॉडी, ठीक है, एक्रोनेम ऑफ बॉडी टाइप। तो बॉडी का ही दूसरा नाम है डॉक्यूमेंट इनसाइड द जावास्क्रिप्ट, इसी को डोम कहते हैं। आगे बताऊंगा कि डोम के अंदर क्या क्या आने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। तो हेयर डॉक्यूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट डिटरमाइन द बॉडी। इसका मतलब है बॉडी के अंदर कुछ लिखेगा। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे कि वॉइस आ रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? So here document is an inbuilt object of JavaScript and write is a function। फंक्शन को हम क्या कहते हैं? oops, मेथड कहते हैं, फंक्शन और मेथड। inside the write we can print any text or HTML tag और जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं राइट के अंदर, ठीक है। तो इनसाइड द राइट वी कैन प्रिंट एनी टेक्स्ट और HTML टैग और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। सब कुछ हम डॉक्यूमेंट और राइट में लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा सिंटैक्स ध्यान रखेंगे। फॉर वैल्यू, फॉर टेक्स्ट और टैग राइट इनसाइड डबल कोट। फॉर वैल्यू और वेरिएबल राइट विदाउट डबल कोट। फॉर मिक्सिंग बोथ, दोनों लिखना है। अगर दोनों लिखना है, टेक्स्ट भी लिखना है प्लस वेरिएबल भी लिखना है, देन आपको करना है यूज प्लस ऑपरेटर बिटवीन टेक्स्ट एंड वैल्यू। वैल्यू दैट मीन्स वेरिएबल। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए, पहला एग्जांपल हम बना रहे हैं जिसमें इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज करके दिखा रहे हैं। तो सिंपली हमने एक पेज बनाया, न्यू फाइल हमने सेव किया, Ctrl+S, JS example1.html। देखिए, जब भी बात आएगी इनलाइन की तो इसका मतलब हम HTML के अंदर ही यूज करने वाले हैं, तो वी डोंट नीड एनी अदर एक्सटेंशन। सिंपली टाइप किया HTML, JS example1, हमने बॉडी पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया H1, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो पहला एग्जाम्पल है जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर हमने HR लिखा। अब देखिए, मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, मैंने सिंपली स्क्रिप्ट लिखा। हालांकि इसका पूरा सिंटैक्स ध्यान से देख लीजिए क्या होता है। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट लिखना है, बट ऑप्शन नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ही मानता है वो, ठीक है। और इसके बाद हमने सिंपली फिर कुछ लिख दिया। सिंपली हमने लिख दिया अगेन HR आउटसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखिए, जब आप बाहर लिखते हैं तो एज इट इज आप टाइप करिए, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो सीधे सीधे प्रिंट हो रहा है। कहाँ पर? स्क्रीन पर। दैट मीन्स HTML में जो भी लिख रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट रेंडर हो रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो रेंडर नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट बी शोन, ठीक है। पहले ये समझिए, जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी। वी हैव टू यूज प्रॉपर सिंटैक्स और प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर प्रिंटिंग, रेंडरिंग, इनपुट, सब के लिए। देखिए, मैंने इसे रन किया और रन करके हमने देखा कि दिस इज एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट तो आ रहा है, आउटसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट आ रहा है, बट यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सिंपली कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते ऐसे, हमें स्टेटमेंट यूज़ करना होगा। और स्टेटमेंट क्या लिखा हमने? सिंपली हमने लिखा डॉक्यूमेंट, कुछ भी प्रिंट करना तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट में हमने लिख दिया। अब देखिए, हम HTML भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा दिस इज जावास्क्रिप्ट मैसेज, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया और सेमीकोलन लगा दीजिए। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। हम टैग भी यूज़ कर सकते हैं, हमने
ब्रेक यूज किया BR। अगर ब्रेक यूज नहीं करेंगे तो सब कुछ एक लाइन पे चलता जाएगा। ब्रेक, और हमने लिखा बोल्ड यूजिंग टैग इनसाइड जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर टैग यूज करना है देन यू हैव टू यूज द टैग इनसाइड डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो देखिए कैसे प्रिंट करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगेन मैंने ब्रेक लिखा, माई, ये वैल्यू में दैट मीन्स वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंपल, अभी एक मैं हिंट दे रहा हूँ। मान लीजिए इक्वल टू मैंने 20 लिखा, दिस इज द वेरिएंट टाइप, वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ए। आपने जैसी वैल्यू लिखी वैसे उसका टाइप बन गया। यहाँ पर टाइप इसका हो गया इंटीजर, जस्ट सिमिलर टू पाइथन। सभी बच्चे पाइथन पढ़ के आ रहे हैं तो सबको पता है कि वेरिएंट टाइप, आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कुछ भी। आपने इक्वल टू 20 लिखा, ये बन गया वेरिएबल। अब आपको दिखना है ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या सिंटैक्स बताया मैंने कि आपको प्लस लिखना होगा देन ए लिखना होगा, प्लस का सिंबल देन ए। मर्ज करने के पाइथन में क्या चलता है, कॉमा भी चलता है, करली ब्रैकेट भी चलता है, प्लस भी चलता है, बट इन केस ऑफ ओनली स्ट्रिंग। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पहली लाइन, पहला एलिमेंट, पहली वैल्यू स्ट्रिंग है और प्लस करके मैंने दूसरा कुछ लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली दे विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग और दे विल बी मर्ज, दोनों मर्ज होकर एक हो जाएंगे। तो क्या मैसेज आएगा, इक्वल टू 20 दिखेगा तो 20, बट यहाँ पर 20 क्या होगा, केवल और केवल एक टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डबल कोट प्लस वैल्यू दोनों मिलकर क्या बनेंगे, स्ट्रिंग बनेगा। तो अगर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी समझनी जरूरी हैं। मैंने लिखा, फिर लिखा न्यू वैल्यू इक्वल टू, और मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा, सपोज कि यहाँ पे लिखा a प्लस 20, मैंने ऐसा लिख दिया, न्यू वैल्यू इक्वल टू a प्लस 20। तो न्यू वैल्यू इक्वल टू क्या मिलेगा ये समझिएगा। हमने क्या कहा कि जैसे ही प्लस मिला तो ये a क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग, तो ये बनेगा न्यू वैल्यू इक्वल टू 20। और जब 20 स्ट्रिंग है और प्लस करके 20 अगर मैंने लिखा तो स्ट्रिंग में फिर 20 प्लस होगा, दैट मीन स्ट्रिंग प्लस वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। तो 20 दिखाएगा नॉट 40। ठीक है, 20 दिखाएगा नॉट 40। तो यहाँ पर आई थिंक क्या मैसेज मिलना चाहिए, न्यू वैल्यू इक्वल टू 20, क्योंकि ए ऑलरेडी स्ट्रिंग में बदल चुका है और स्ट्रिंग के साथ जब प्लस करेंगे नई वैल्यू वो भी क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है स्ट्रिंग प्लस वैल्यू इक्वल टू स्ट्रिंग। अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं बार बार ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे हर बार नई लाइन पे चाहिए, अगेन, और इस बार मैंने लिखा प्लस और यहां पर a प्लस 20 लिखा, दैट मीन्स ब्रैकेट का यूज कर दिया। अब यहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि प्रायोरिटी बन जाएगी, a प्लस 20 पहले होगा देन वो मर्ज होगा, तो यहां पर आपको मिलने वाला है 40। What if the tag already have double quote, मैंने लिखा ब्रेक, और ब्रेक के अंदर हमने लिखा फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड में दिखाना। अब रेड को भी तो डबल कोट में लिखना है, तो यहाँ क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डबल कोट इन्वर्ट हो जाएगा सिंगल कोट में, तो फॉन्ट कलर रेड। अब डबल कोट के अंदर आप डबल कोट नहीं लगाना, डबल कोट के अंदर आप क्या लगाएंगे, सिंगल कोट, अगर कुछ लिखना भी है, फॉन्ट कलर रेड एंड H2 दिस इज हेडिंग। ठीक है, और H2 को किया क्लोज। तो डबल कोट के अंदर आपको क्या लगाना होगा, सिंगल कोट से रिप्लेस कर देना है। या फिर एक तरीका ये रहेगा कि डबल कोट के अंदर अगर आप लिख रहे हैं और फिर आपको डबल कोट ही लगाना है, जैसे मैं लिखा फॉन्ट फेस इक्वल टू 4 डबल कोट में लिखना है, तो आपको स्लैश कोटेशन लगाना है। यहाँ से देखिएगा क्या लगाना है, स्लैश कोट। हमने पाइथन पे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, स्लैश कोटेशन, दैट मीन्स अगर कोट के अंदर कोट प्रिंट करना है तो ये डबल कोट, और हमने लिखा 4 देन कोटेशन, मतलब डबल कोट के अंदर डबल कोट लगाना है तो यू हैव टू राइट स्लैश कोटेशन एंड H2 font with face, H2 and font। दिस इज द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। इनलाइन हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया हुआ है, और इनलाइन जावास्क्रिप्ट में क्या क्या
सावधानियां रखनी है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्पेशली समझा रहे हैं, इट्स अ फंक्शन टू प्रिंट एनीथिंग इनसाइड द बॉडी, टू प्रिंट एनीथिंग इनसाइड द बॉडी। अगर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये नहीं लिखेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब देखिए कि इसको मैं रन भी करूं, अगर मैं अभी रन कर रहा हूं तो क्या कुछ प्रिंट हो रहा? नहीं प्रिंट हो रहा। क्यों? क्योंकि एक एरर है स्क्रिप्ट के अंदर। अगर एक भी एरर है तो आगे का कोड चल नहीं रहा है, एरर होने के कारण। एरर कैसे देखनी है ये भी देखिए। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एरर देखनी है, राइट क्लिक करके आपको पेज को करना होगा इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करेंगे और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा कंसोल पर, ठीक है, यहाँ कंसोल बना हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो बताएगा ये अनकॉट रेफरेंस एरर हेलो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो कंसोल पे जाकर आप एरर को देख सकते हैं और कंसोल पे जाके स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर भी दिख रहा है, देखिए यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ मैं। इक्वल टू हमने दिया 30, बी इक्वल टू 40, ए प्लस बी 60। हाँ देखिए जैसे पाइथन पे होता है ना इंटरेक्टिव आपको सेल दे के रखता है पाइथन, वैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी टेस्टिंग के लिए, प्रोग्रामर के लिए दे के रखता है कि आप यहाँ पे चेक कर सकें। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है लो। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकता देखिए, क्योंकि ये तो इंटरेक्टिव सेल है। तो कहाँ जाके प्रिंट हो रहा है? इधर इस साइड देखिए, यहाँ पर जाके प्रिंट हो रहा है हमारी बॉडी पे जाकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो इंटरेक्टिव सेल है। तो यहाँ पर हेलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या प्रिंट कर रहा है? अनडिफाइंड, मतलब जो इसका रिटर्न टाइप है वो दिखा रहा है। जैसे पाइथन में क्या होता है? नन। पाइथन में होता है नन। अगर कोई फंक्शन कॉल किया और फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो क्या रिटर्न करेगा? नन। सी है तो वाइट, जावास्क्रिप्ट है तो अनडिफाइंड। बट वैल्यू कहाँ दिखाई? इस तरफ। और यहाँ पे सीधे सीधे एक्सप्रेशन आप लिखते जाइएगा, वैल्यू आती जाएगी। बट अभी हम इस एरर को समझ रहे हैं कि यहाँ पर अनकॉट रेफरेंस आया कहाँ से? इस हेलो के कारण। कौन सा हेलो? जो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, ये वाला। इसको मैंने किया कमेंट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर सी वाली कमेंट चलेंगी, दैट मीन डबल स्लैश एंड स्लैश स्टार वाली कमेंट। वो भी लिख रहा हूँ मैं कि कौन सी कमेंट चलेंगी। तो नाउ आई हैव मेड दिस कमेंट, और उसके बाद इस प्रोग्राम को हमने किया रिफ्रेश। तो अब देखिए जावास्क्रिप्ट आपको दिख गई, ये पूरी लाइन जो अंदर थी पूरा का पूरा दिखने लगा। दिस इज जावास्क्रिप्ट मैसेज यूजिंग टैग इनसाइड जावास्क्रिप्ट। देखिए मैंने यहाँ पे बोल्ड किया था। न्यू वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 2020 आ रही, क्योंकि मर्ज हो गया। और यहाँ पर अगेन जब मैंने लिखा तो यहाँ आ रहा 40, क्योंकि ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। दिस इज हेडिंग, ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखा। फॉन्ट विथ फेस, ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। और ये आउटसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये हमने देखा कि HTML के अंदर कहीं भी अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है तो स्क्रिप्ट लगाइए, स्क्रिप्ट लिख दीजिए और उसके बाद स्क्रिप्ट बंद करिए, वापस आप HTML पे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ पे लगा चुके हैं। स्क्रिप्टिंग का मतलब ही कहीं भी, इसके बाद फिर आपकी इच्छा हुई जावास्क्रिप्ट लगाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ अगेन स्क्रिप्ट लगाया अगेन, तो देखिए कितनी भी बार स्क्रिप्ट टैग लगाया जा सकता है, कितनी भी बार बंद किया जा सकता है, कहीं भी। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर हमने लिख दिया टुडे इज। देखिए जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शन अभी आपको मिलने वाले हैं, वो भी बताऊंगा कि क्या क्या मिलेंगे आपको, कौन से ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं जो कि HTML में नहीं होते हैं। मतलब जस्ट प्रोग्रामिंग के सारे फीचर आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेंगे। न्यू डेट मैंने लिखा, तो टुडे इज न्यू डेट मैंने किया, सेव तो किया है ना, कंट्रोल है। आउटसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट, फिर वही कुछ एक्सेप्शन आया होगा, डेट का एक्सेप्शन आया यहाँ पर। आई थिंक डेट एक क्लास है, डेट क्या होगी? क्लास होगी। तो डेट डॉट करके मुझे कुछ फंक्शन कॉल करने होंगे। ये देखिए आ गया। तो जो क्लास के नेम है वो प्रॉपर केस में है, कैमल केस, प्रॉपर केस, बहुत सारे केस चलते हैं। देखिए टुडे इज फ्राइडे जून 25, 2021। अब ये दिखाएगा क्लाइंट साइड, तो मेरे कंप्यूटर पे मेरे कंप्यूटर के दिखाएगा। अगर इस प्रोग्राम को तुम चलाओगे तो तुम्हारे कंप्यूटर की डेट टाइम दिखाएगा। लेकिन यही अगर हम पाइथन का यूज़ करके, जेंगो का यूज़ करके चलाएंगे, और जेंगो कहीं सर्वर पर होस्ट है तो सर्वर का डेट टाइम आएगा। अगर अमेरिका में है तो अमेरिका का दिखाएगा, ना कि इंडिया का। USA में है तो, या फिर कहीं और है, फ्रांस में है, जापान में है, तो वहाँ का दिखाएगा। बट अगर जावास्क्रिप्ट में है तो जिस क्लाइंट पर चल रहा है उस क्लाइंट से इंफॉर्मेशन को मांगेगा और दिखा देगा।
तो देखिए हम कहीं भी कितनी भी बार जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कुछ जावास्क्रिप्ट क्या बना के देगा, इनबिल्ट क्लासेस बना के देगा, जिसमें से एक एग्जांपल हमने किसका दिया है, डेट का एग्जांपल दिया है, एक इनबिल्ट क्लास है जावास्क्रिप्ट की। ओके, इसका एग्जांपल है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, इनलाइन जावास्क्रिप्ट फॉर मिक्सिंग बोथ यूज प्लस ऑपरेटर बिटवीन टेक्स्ट एंड वैल्यू और वेरिएबल। और टेक्स्ट के साथ क्या बताया, अगर पहले हमने डबल कोट लगाया तो उसके बाद जो भी लिखेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कैन बी यूज एनी टाइम एंड एनीवेयर इनसाइड द बॉडी, कितनी भी बार यूज करें, कहीं भी यूज करें, हमारे ऊपर है। So this is the first example of JavaScript, but it is not recommended. ये तरीका बहुत कम देखने को मिलेगा आपको कि हम इस तरह से कोर लैंग्वेज यूज़ करेंगे, हमें यूज़ नहीं करनी है एज अ डेवलपर। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, पढ़ने के लिए, थ्योरी के लिए। तो ये वाला तरीका नॉट रिकमेंडेड है, इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। यूजिंग जावास्क्रिप्ट, या फिर यूँ कह सकते हैं यूजिंग पेज लेवल जावास्क्रिप्ट। पेज लेवल एक बार आप बना दीजिए, बार बार उसे यूज करिए पूरे प्रोग्राम में। तो दिस इज डिफाइंड इनसाइड द हेड सेक्शन, मोस्टली फंक्शंस आर क्रिएटेड इनसाइड हेड सेक्शन, एंड देन they can be called inside the body। तो आप फंक्शन बना के रख लीजिए और बाद में उन्हें बॉडी के अंदर क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो यही तरीका है हमारे लिए, हम केवल इस तरीके को फॉलो करेंगे। तो डायरेक्टली थोड़ी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे जब हम चाहेंगे कॉल करना तो कॉल कर लेंगे। फंक्शंस आर डिफाइंड लाइक दिस। फंक्शन कैसे बनाना है, आपको स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना है फंक्शन, देन आपको फंक्शन का लिख लेना है नेम। फंक्शन को फंक्शन ही लिखना है, नेम जहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पर आपको अपने नाम से लिखना है, योर आइडेंटिफायर। देन अगर कोई आर्गूमेंट है तो आर्गूमेंट्स लिख देना है, और यहाँ पर आपको पता है कि आर्गूमेंट क्या होंगे, किसी भी तरह से उनके आगे कोई टाइप नहीं लिखा होगा, जस्ट लाइक पाइथन आर्गूमेंट्स। और यहाँ कोलन मत लगा देना भाई, पाइथन पढ़ के आ रहे हो तो कोलन लगा दो, नहीं, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फंक्शन एंड फंक्शन, दूसरा फंक्शन आप बनाइए। तो कितने भी फंक्शन आप बना सकते हैं, देन वही चीज, और आप स्क्रिप्ट आपने कर दी बंद, फंक्शन बन गया। हाउ टू कॉल द फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करें भाई। अगर आपने फंक्शन बना दिया है तो अब वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट नहीं चलने वाला, प्रोग्राम तो चलेगा, लेकिन अभी हम जावास्क्रिप्ट बना रहे थे तो जो भी मैंने लिखा था प्रोग्राम, पेज लोड होने के साथ दिख रहा था, बट फंक्शन अगर मैंने बनाया है तो प्रोग्राम लोड होने के साथ या पेज लोड होने के साथ ही वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वी हैव टू कॉल दैट फंक्शन। तो हाउ टू कॉल द फंक्शन, वी कैन कॉल द फंक्शन inside body using script tag, या तो स्क्रिप्ट टैग लगा दीजिए। आप बॉडी पे हैं और आपने बॉडी के अंदर अपना लिखा और यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाकर हमने सपोज कीजिए जो भी फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम को यहाँ पे कॉल कर लिया और स्क्रिप्ट को बंद किया। तो जहाँ भी फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर उठ के जावास्क्रिप्ट का जो कोड मैंने ऊपर बनाया था उठा के पेस्ट कर देगा कंपाइलर और यहाँ पे दिखा देगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस तरीके पर दिक्कत क्या है, दिस विल कॉल द फंक्शन एज सोन एज द पेज इज लोडेड। पेज लोड हुआ, फंक्शन कॉल खत्म हो गया फंक्शन। अब बात ये आती है कि फंक्शन को दोबारा कैसे कॉल करोगे, हाउ यू कैन रिकॉल द फंक्शन। या तो मैं दो बार कॉल कर लूँ यहाँ पर। दूसरा तरीका होगा कि इवेंट हैंडलर यूज़ करें, कि आप क्लिक के साथ एसोसिएट कर दें, डबल क्लिक के साथ एसोसिएट करें, जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करते जाएं तब भी जावास्क्रिप्ट उसी टाइम पर कॉल होता चला जाए। तो मेथड नंबर 2, कॉल द फंक्शन यूजिंग इवेंट हैंडलर प्रोवाइडेड बाय द HTML
फॉर्म कंट्रोल्स। तो HTML के अंदर बहुत सारे, या HTML फॉर्म कंट्रोल नहीं, सिर्फ HTML कंट्रोल्स लिख देता हूँ मैं। जो बहुत सारे HTML हैं जो कि इवेंट हैंडलर बनाते प्रोवाइड करते हैं। आर द एट्रीब्यूट यूज event handlers are attribute used with tag, attributes used with tag and they will invoke JavaScript code as soon as any event or action occur। लाइक कब कॉल करेंगे, जैसे कि क्लिक हुआ कहीं पर, डबल क्लिक आपने किया कहीं पर, माउस मूव किया, तब कॉल करना है, ठीक है। या फिर आपने स्क्रॉल किया, तब कॉल करना। तो ये डिफरेंट इवेंट हैं। जब ये इवेंट अकर होंगे तब उस फंक्शन को कॉल करना है। ये काम कौन करेगा? इवेंट हैंडलर। तो कुछ इवेंट हैंडलर के नाम लिख दें। सम इवेंट हैंडलर ऑन क्लिक। ऑन क्लिक किसके साथ लिखेंगे? टैग के साथ, अभी बताएंगे कैसे लिखना। ऑन DBL क्लिक मतलब डबल क्लिक। ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन स्क्रॉल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्या मिलने वाले? इवेंट हैंडलर मिलने वाले हैं। इन इवेंट हैंडलर को कैसे यूज करना देखिए। तो आपने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, लिखा। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। हमने इनपुट टाइप इक्वल टू बटन लिखा। वैल्यू इक्वल टू आपने कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने ऑन क्लिक इक्वल टू यूर फंक्शन। अपने फंक्शन का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका फंक्शन कॉल होगा, और जब फंक्शन कॉल होगा तो जो भी आपने लिखा है वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए एक एग्जांपल बनाते हैं, दोनों तरीके देखते हैं, फिर हम पैरामीटर पे जाएंगे, आर्गुमेंट पे जाएंगे, एक एक करके देखते चले जाएंगे चीज़ों को। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर वन एग्जांपल। हाँ बताओ। ओके, तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू, चलिए हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। सब कुछ ओके है ना? एक बार क्लियर करें, कंफर्म करें। रिवाइंड, कनेक्शन कट गया भाई। तो यहाँ पर थे हम, कहाँ पर? ये वाला फंक्शन कॉलिंग कर रहे थे हम जावास्क्रिप्ट का। स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी कंफर्म करिए, स्क्रीन शेयर हो रही है। हाउ टू कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये टॉपिक मैंने शुरू किया था थोड़ी देर पहले, यही था ना। मैंने कहा कि फंक्शन को या तो स्क्रिप्ट लगा के आप कॉल करेंगे, या फिर हमने कहा कि फंक्शन को इवेंट हैंडलर का यूज़ करके कॉल करेंगे, ठीक है। इवेंट हैंडलर क्या करेंगे कि जब कोई भी चीज़ इवेंट अकर होगी, दैट में हम कहीं क्लिक करें, कहीं पे डबल क्लिक करें, कहीं पर माउस मूव करें, तब फंक्शन को कॉल करना है। और इवेंट हैंडलर के लिए हमें कैसे लिखना होगा? इवेंट हैंडलर आर नथिंग बट द एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड बाई HTML कंट्रोल। हर एक HTML कंट्रोल कुछ ना कुछ इवेंट हैंडलर देगा, हमें एट्रीब्यूट की तरह देगा। कैसे देगा? जैसे ये मैंने लिस्ट लिखी है, ऑन क्लिक, ऑन DBL क्लिक, ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन की अप, दीज आर द इवेंट हैंडलर। नाम से ही पता चल रहा है, ऑन क्लिक मतलब कब काम करेगा? जब क्लिक करेंगे। DBL क्लिक डबल क्लिक पे काम करेगा। ऑन चेंज ये भी बताएंगे आगे कब होता है, जब हम कुछ टेक्स्ट फील्ड पे लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उसे ऑन चेंज कहते हैं। ऑन ब्लर, फोकस आया और फोकस चला गया, उसे ऑन ब्लर कहते हैं। ऑन लोड, ऑन सबमिट, सबको आगे डिस्क्राइब करूंगा। तो ये देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो कैसे यूज़ करना देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू आपने लिया बटन, ठीक है। वैल्यू आपने कुछ भी लिख दी बटन में। अब हम चाह रहे हैं कि बटन पे क्लिक करने से आपका फंक्शन कॉल हो, तो हमें लिखना होगा ऑन क्लिक इक्वल टू, अपने फंक्शन का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर
ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन है, ब्रेसिस पैरेंथेसिस तो लगाना ही है, देन सेमी कॉलन भी लगा दीजिए। पूरा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यहाँ यूज़ करिए। तो इस तरह से आप फंक्शन की कॉलिंग करेंगे। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक दूसरा एग्जांपल बनाया, न्यू फाइल सेव किया, gs example2.html, gs example2. So first of all we have created some functions. हमने बना लिए हैं कौन कौन से फंक्शन। देखिए कैसे बनाना है फंक्शन। ओके, अभी तो क्लियर है ना सब कुछ। तो फंक्शन मैंने बनाया वन नाम का, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन वन। सिंपल, मैंने जस्ट सैंपल के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ ज़्यादा। फिर मैंने बनाया फंक्शन 2, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 2। ओके, ये दो फंक्शन बना लिए। अब देखिए पहला तरीका क्या कॉल करने का। पहला तरीका ये हुआ कि आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाया, और स्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पे टाइप ना भी लिखें चलेगा, स्क्रिप्ट मैंने लगाया, और स्क्रिप्ट मैंने लिख दिया 1 को कॉल किया, और हमने यहीं पर किसको कॉल किया, 2 को। तो जब तक हम कॉलिंग नहीं करें, सपोज कि मैंने 1 को कॉल किया, 2 को कॉल ही नहीं किया, तो जब मेरा प्रोग्राम चलेगा तो केवल एक लाइन आएगी, और वो कौन सी लाइन होगी, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1। फिर भी कुछ दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई होगी, कोड देखा आपने, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है कोड में। कोड देख लेते हैं। दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1, और यहाँ पर मैंने 1 को कॉल किया स्क्रिप्ट में, 1 डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। ऐसे कि एक मैसेज लगा के मैंने देखा कि क्या दिक्कत है। मैसेज तो प्रिंट हो रहा, हाँ हो रहा है। दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1। मैं हटा देता हूँ उसको। देखिए केवल एक मैसेज आ रहा है, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1, दिख रहा है मैसेज, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1 बिकॉज आई हैव कॉल्ड ओनली 1 फंक्शन। अगर मैंने दूसरा फंक्शन कॉल किया तो दूसरी वैल्यू भी आएगी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है प्रिंस? सोनालिका, ठीक है। मैंने 2 फंक्शन कॉल किए। अब जब इसे रिफ्रेश करूँगा तो 2 मैसेज मुझे मिलने वाले हैं स्क्रीन पर। दैट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1 एंड दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 2। तो ये सिंपल हुआ। अब देखिए इवेंट हैंडलर से कैसे कॉल करना है। इवेंट हैंडलर के साथ काम करना है तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कंट्रोल बना लेता हूँ मैं, हाइपरलिंक बना लूँ, बटन बना लूँ, कुछ भी बना लूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, या सिंपल हम बटन टैग भी यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू इक्वल टू कॉल फंक्शन 1, वैल्यू हो गई। एंड ये देखिए मैंने कहा ऑन क्लिक इक्वल टू अपने फंक्शन का नाम लिख दिया 1। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तब फंक्शन 1 कॉल होगा। देन एक बटन और बना ली हमने। बटन बनाने के एक तरीका और देखिए, इस तरह से भी आप बना सकते हैं।
और यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन क्लिक इक्वल टू मैंने 2 को कॉल किया। लेकिन मैसेज कहाँ लिखेंगे इस सिचुएशन पे? अगर आप बटन टैग यूज कर रहे हैं तो मैसेज यहाँ लिखना, कॉल फंक्शन 2। तो दो तरीके हैं बटन बनाने के, या तो आप इनपुट टाइप बनाइए और यहाँ पर आप वैल्यू लिखिए, या फिर बटन टैग बनाइए और आप बटन और स्लैश बटन के बीच में लिखिए। आप हाइपरलिंक भी बना सकते हैं, href इक्वल टू, href में कहीं जाना नहीं है, मैंने सिर्फ हैश लिखा और यहाँ पर भी मैंने लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू, सपोज कि मैंने 1 को ही कॉल किया। हाइपरलिंक है तो टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, कॉल फंक्शन 1, ठीक है, कॉल फंक्शन 1। ये 3 हमने एलिमेंट बना दिए, 2 बटन और एक हाइपरलिंक। अब देखिए कैसा विजिबिलिटी कैसे हो रही है इसकी। मैंने इसे अगेन किया ओपन इन ब्राउज़र। आप देखिए यहाँ पर पहले तो 2 बार कॉलिंग हो ही रही है, वो दिख ही रहा है आपको। देन कॉल फंक्शन 1, कॉल फंक्शन 2, कॉल फंक्शन 1 लिखा हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए फंक्शन 1 कॉल हुआ और दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1 आया, बाकी सब कुछ गायब हो गया। बिकॉज व्हेन वी राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है उसने ओवर राइट कर दिया, ठीक है। तो जितना भी पेज पे लिखा है, तो जब भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलेगा वो पिछले को क्या करता जाएगा, ओवर राइट कर देगा। ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको रिफ्रेश करेंगे वापस सब कुछ आ जाएगा। कॉल फंक्शन 2 मैंने लिखा, तो यहाँ पे लिखा है दिस इज फंक्शन 2, कॉलिंग तो हो रही है लेकिन अभी डॉक्यूमेंट को ओवरराइट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करेंगे आगे जाकर कि हम पूरी बॉडी पे नहीं लिखेंगे बल्कि बॉडी के अंदर एक सेक्शन बना देंगे कि ये पैराग्राफ है भाई, ये डिवीजन है, इस पे जाके लिखो। पूरी बॉडी को क्यों रिप्लेस करेंगे, तो आगे देखेंगे। कॉल फंक्शन 1, फिर देखिए हाइपरलिंक से भी कॉल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगेन देखिए दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1 आ रहा है। फिर से रिफ्रेश किया, फिर मेरा डाटा आ गया। तो यहाँ तो केवल मैंने समझाया है कि हाउ वी कैन इन्वोक द फंक्शन। अभी हमने प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ नहीं बताया, हम केवल सिंटैक्टिकली बात कर रहे हैं। तो फंक्शन बनाना है, फंक्शन या तो यूजुअली कॉल करेंगे सिंपल, या फिर दूसरा तरीका क्या रहेगा कि आप इस तरह से बटन बनाइए और उस पर ऑन क्लिक, ऑन DBL क्लिक, इन पर कॉल करेंगे। अभी सारे इवेंट हैंडलर बताऊंगा एक एक करके, किसका मतलब क्या है, कब किसे यूज़ करना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल होगा। What is next? Accessing the attributes of HTML elements inside JavaScript। अभी हम केवल डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने देखा है और कुछ भी नहीं देखा फिलहाल। एक चीज़ और देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। console.log, console.log डॉक्यूमेंट डॉट राइट का दूसरा वर्जन है। सपोज करिए console.log, लेकिन ये बॉडी पे नहीं दिखाता। दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट स्टेटमेंट। इट इज बेसिकली यूज्ड debugging purpose to get the details of errors, program flow and etc. Not for use, यूजर के लिए नहीं है, only for developers use। डेवलपर के लिए ठीक होता है कि अगर मुझे अचानक देखना है कि कहाँ तक लाइन मेरी चल रही है तो हम console.log करेंगे। ये दिखेगा कहाँ भाई, दिस विल बी शोन इनसाइड कंसोल ऑफ वेब ब्राउज़र, जो अभी मैंने इंस्पेक्ट करके खोला था।
तो आपको पेज में इंस्पेक्ट करके करना होगा। पेज को आप क्या करेंगे, इंस्पेक्ट, देन आपको मिल जाएगा ये वाला मैसेज। तो मैं करके देख लेता हूँ। इस वाले प्रोग्राम पे मैंने डॉक्यूमेंट और राइट हटाया। हटाने के लिए कुछ नहीं करना, आप सिंपली कमेंट कर दीजिए। मैंने कमेंट किया console.log, सिंगल या डबल कोट दोनों चल जाता है यहाँ पे। दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1, और यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 2। पेज को मैंने किया रिफ्रेश। अब देखिए जो दो मैसेज यहाँ पहले से दिख रहे थे वो भी नहीं दिख रहे, क्योंकि वो भी कहाँ गए होंगे, कंसोल में। तो देखिए राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद आप कंसोल पे चले जाइए। देखिए यहाँ पे दो मैसेज दिख रहे हैं आपको, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 2। फिर मैं इस फंक्शन 1 पे क्लिक करता जाऊँ। देखिए जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार यहाँ पर मैसेज आते जाएंगे। यहाँ पे देखिए बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है, बट बार बार 1 2 3 लिख रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे समझ में आ गया, 3 बार मैसेज आया ये, ठीक है। यहाँ पर 3 बार, 3 हो गया ना, तो दैट मीन्स 3 मैसेज हो गए। कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम भाई? किसी का माइक ऑन है, किसी कुछ बोलना है क्या? मेरे पास वॉइस नहीं आ रही तुम लोगों की, कुछ बोल तो नहीं रहे हो कोई भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिए मैंने फंक्शन 2 लिखा है, फंक्शन 2 पे क्लिक किया, देखिए फिर से मैसेज आ गया यहाँ पर, दिस इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन 2। फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वहाँ पर 2 3 4 इस तरह से मैसेज आते रहेंगे। दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, उसको बार बार यहाँ पे दिखा नहीं रहा वो। देन कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1 किया तो देखिए फिर से फंक्शन 1 कॉल हुआ, फंक्शन 2 को कॉल किया। एक के बाद एक जब कॉल करेंगे नीचे की तरफ कॉल होते जाएंगे, लेकिन जब उसी पर बार बार क्लिक करेंगे तो फिर वो, हाँ ठीक है। तुम्हारे पास थोड़ा लेट पहुंच रही है क्या मेरी वॉइस? वॉइस में डिले हो रहा है क्या सोनालिका? कुछ बच्चों के पास हमें लग रहा है काफ़ी लेट पहुंच रहा है मेरा वॉइस, तभी तो 1 मिनट बाद उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। नेटवर्क इशू हो सकता है आपके एंड पर, मेरे एंड पे सब कुछ सही चल रहा है अभी तो। ओके, तो ये रहा console.log। वही एग्जांपल है, सिर्फ मैंने उसको चेंज करके कॉपी कर दे, पेस्ट कर देता हूँ मैं, सेम वही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये वाले मैसेज भी कहाँ मिलेंगे, बॉडी पे नहीं दिखेंगे, नथिंग शोन इनसाइड बॉडी, ठीक है। कुछ भी बॉडी पे नहीं दिखने वाला, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है और कंसोल पे जाके देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने देखा हाउ टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट और इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। मोस्टली यूज टू वर्क विथ HTML एलिमेंट, या इसी को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होगी। डेटा प्रोसेसिंग दैट मीन्स वैलिडेशन। आपने कोई टेक्स्ट फील्ड में डेटा डाला और ये देखना है भाई ये डेटा वैलिड है कि नहीं। आपने एज डाली और ये देखना भाई एज नेगेटिव तो नहीं है। आपने कोई डेटा डाला और ये देखा भाई नंबर डालना था, यूज़र ने यहाँ टेक्स्ट तो सबमिट नहीं किया, तो मुझे कंडीशन लगानी होगी, ठीक है, कहीं पर लूप लगाना होगा। तो इन सभी सिचुएशन पे पहले मुझे डेटा को उठाना होगा। कहाँ से? HTML से डेटा उठाकर जावास्क्रिप्ट में लाना होगा। तो मुझे देखना है कि हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ HTML। अब एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर एलिमेंट के एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? उसका टेक्स्ट हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, ये देखना है इसका साइज कितना है, इस HTML एलिमेंट का कलर कौन सा है। आगे जाके मुझे कस्टमाइज करना है।
कलर चेंज करना है, विड्थ हाइट बढ़ानी है, तो ये सारे जो वर्किंग है ये HTML पर कर सकते हैं हम किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट इज मोस्टली यूज्ड टू वर्क विथ HTML एलिमेंट या फिर डेटा प्रोसेसिंग। वी कैन डू वैलिडेशन, डाटा प्रोसेसिंग एंड customization of page using JavaScript. To do so, first of all, we must have to specify the ID attribute with HTML tag. देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप HTML टैग को बाद में जावास्क्रिप्ट के साथ एसोसिएट करें, आप उसको प्रोसेस करें, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ID एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। और ID अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं आप, तो आपको ID एट्रीब्यूट देनी होगी किसकी, HTML टैग की। हम नेम भी ले सकते हैं, बट नेम को प्रोसेस करना थोड़ा टिपिकल है, ID को प्रोसेस करना सरल है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो टेक नेम एट्रीब्यूट with ID or in place of ID, but name is mostly used for server side form processing and ID for client side प्रोसेसिंग। बट ऐसा नहीं, हम नेम को भी एक्सेस करेंगे, आगे जाके बताऊंगा कि नेम के साथ कैसे एक्सेस करेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि हमें जावास्क्रिप्ट के साथ अगर HTML को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर एक एलिमेंट में जिसको भी आप चाहते फर्दर हम क्लिक के साथ या जावास्क्रिप्ट के साथ प्रोसेस करेंगे, उसके साथ ID एट्रीब्यूट देना ज़रूरी है। पहले ये दिमाग में रख लीजिए चीज़। इनसाइड द जावास्क्रिप्ट फंक्शन वी कैन एक्सेस द attribute of HTML element using this ID। जो भी ID आपने दी है उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लेना है। वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट, मेन ऑब्जेक्ट क्या हमारा भी डॉक्यूमेंट है, बॉडी को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो बॉडी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ये देखिए आ गया कैमल केस, गेट एलिमेंट बाई ID। गेट छोटे केस में लिखा है, लोअर केस में, देन एलिमेंट का E कैपिटल है, बाई का B कैपिटल, ID का I कैपिटल है, और यहाँ पर आपने ID ऑफ कंट्रोल लिख दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID किया। देखिए किसी का माइक ऑन है भाई, ऑफ करें। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पर वो ID लिखनी है जो भी ID आपने ली होगी कंट्रोल की, और डॉट यहाँ पर इसका क्या लिख देना, एट्रीब्यूट। यहाँ पर क्या लिख देना, एट्रीब्यूट। जो भी एट्रीब्यूट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है इस वेरिएबल पर आ जाएगी। एट्रीब्यूट की वैल्यू किस पे आ जाएगी, वेरिएबल पे। एट्रीब्यूट मस्ट बी रिटन इन लोअर और कैमल केस। अगर एट्रीब्यूट सिंगल वर्ड का है तो लोअर केस में लिखिए, लेकिन एट्रीब्यूट में अगर 2 वर्ड हैं तो आप उसे कैमल केस में लिखिए, बीच में कोई स्पेस मत देना एट्रीब्यूट के नेम में, कैमल केस में लिखेंगे। अभी करके दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। नाउ वी कैन यूज द वेरिएबल टू एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है रीड और राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग। आप उस वेरिएबल पे जो भी करेंगे, एक्चुअली वो वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वेरिएबल में मैं कुछ लिखूंगा तो जाके उस एट्रीब्यूट पे लिख जाएगा। वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो एक्चुअली उस एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए कैसे। ठीक है, एक पहले एग्जांपल बनाते हैं, फिर थोड़ा से और बेहतर एग्जांपल की तरफ चलेंगे। नोट दैट here document represent the body tag। कौन सा टैग रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी टैग। तो
we can directly work with the attribute of body tag using डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मतलब ही है क्या, बॉडी। तो बॉडी के साथ काम करना सीधे आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। जैसे हम लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर। अब देखिए बीजी कलर हम बॉडी में लिखते हैं, तो बीजी कलर बॉडी का एट्रीब्यूट है, बट हम किसके साथ लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ। बट यहाँ पर बीजी कलर में बीजी स्मॉल और कलर का सी कैपिटल है, ये है कैमल केस। बीजी कलर में बीजी कलर ऐसा लिखना होगा मुझे। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो डॉक्यूमेंट का बीजी कलर क्या हो जाएगा, आप एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी के लिए आपको अलग से आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के अलावा किसी के साथ काम करना तो आप आईडी दे सकते हैं, बट बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट अपने आप में पर्याप्त है। तो देखिए पहला एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल अब लगातार कराते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज का टॉपिक यही हमारा आखिरी रहेगा। 2-3 एग्जांपल देखिए तो चीज़ें क्लियर होंगी। हमने बनाया अगला एग्जांपल, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, JS example 3.html, JS attribute एग्जाम्पल। देखिए हमने लिखा स्क्रिप्ट, ठीक है। फुल कैसे लिखेंगे, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, दिस इज द कंप्लीट सिंटेक्स। मैंने बनाया फंक्शन और हमने यहाँ पे बनाया सेट रेड कलर। देखिए फंक्शन का नाम भी मैंने अपने मन से लिया, बट कैमल केस में लिया है। ये कुछ सिमेंटिक्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए अगर हम बेहतरीन डेवलपर बनना चाहते हैं। तो कुछ भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कम्पीट करें एक किसी मार्केट में जाकर, ये एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, तो वी मस्ट हैव टू फॉलो द सिमेंटिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। सिर्फ सिंटैक्स को फॉलो नहीं करना, हमें सिमेंटिक भी देखना होगा, सजेशंस भी देखने होंगे। तो सजेशंस क्या है इसके भाई, कि आप कैमल केस में लिखें सेट रेड कलर। किसका रेड कलर सेट करना, बॉडी का। तो मैंने सिर्फ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू रेड। ये देखिए मैंने बीजी कलर किसका, डॉक्यूमेंट का, क्या कर दिया, रेड किया। और हमने दूसरा फंक्शन बनाया, फंक्शन सेट येलो कलर, और मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट। अब इस बार एक वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने वेरिएबल ले लिया, सपोज कीजिए बॉडी, कोई भी नाम से वेरिएबल ले सकता हूँ। बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर। तो बीजी कलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी। तो मैंने सिर्फ लिखा बॉडी इक्वल टू, बॉडी क्या हो जानी चाहिए, येलो। बॉडी येलो होनी चाहिए। तो बॉडी का मतलब क्या है, नॉट डॉक्यूमेंट, पूरा है। ये जो पूरा है, इस पूरी लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी। तो अगर मैं लिखूंगा बॉडी तो क्या मतलब इसका, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा। इस बार मैं किस पे लाया, वेरिएबल पे, और वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 तरीके हुए। अब मैंने यहाँ पर 2 बटन बनाए। हमने बनाया बटन ऑन क्लिक इक्वल टू सेट रेड कलर, और यहाँ पे हम लिख दिया रेड। और फिर हमने बटन बनाया बटन ऑन क्लिक इक्वल टू सेट येलो कलर, और यहाँ पर हम लिख दिया येलो। ओके, चलिए इसे हमने रन किया। देखिए मैंने रेड पे क्लिक किया, बॉडी का कलर रेड हो गया। ये हुआ डायनेमिक चेंज। यहाँ से येलो किया, ओहो येलो पे तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं भाई। सेट येलो कलर, और मैंने सेट येलो कलर तो लिखा हुआ है। कुछ दिक्कत दिख रही, समझ में आ रही है आप लोगों को, तो बताइए भाई। सेट येलो कलर, देखते हैं इंस्पेक्ट करके क्या दिक्कत है। कंसोल पे जाना है, येलो पर क्लिक तो कर रहे हैं, कोई मैसेज तो नहीं आ रहा है। कोई मैसेज नहीं आ रहा। हाँ ये दिक्कत हो रही है हमें, हमारी समझ से। डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर हमने लिख दिया है बॉडी पे, और बॉडी इक्वल टू येलो लिख रहा हूँ मैं, तो दिक्कत हो रही है।
वो क्या रहा है कि ये एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और वेरिएबल पे चीज़ें सेट हो रही हैं, इसलिए काम नहीं कर रहा है। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब आईडी से लेंगे तो ही काम करेगा। आईडी वाला कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ मैं बहुत जल्द। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया, रेड एंड येलो, ठीक है, दोनों काम हो रहा है, रेड भी हो रहा है और येलो भी हो रहा है। आईडी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये बॉडी के अलावा कोई और एलिमेंट होता, सपोज कीजिए कोई पैराग्राफ है, उसका कलर मुझे चेंज करना है, या और कोई टेक्स्ट फील्ड है, बटन है, तो आपको उसके साथ आईडी लिखनी होगी। देखिए मैंने कहा बॉडी आईडी इक्वल टू, हमने ले लिया पेज 1, बॉडी का आईडी क्या लिख दिया मैंने, पेज 1, दिस इज द आईडी ऑफ पेज, ठीक है, आईडी ऑफ बॉडी। बॉडी के साथ मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया, आईडी। और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बना दिया मैंने सेट, मैंने इसको कर दिया रीसेट कलर। आर्गुमेंट हम दे सकते हैं बट मैंने कुछ दिया नहीं, अभी खाली है, कोई आर्गुमेंट नहीं। और मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए आईडी को कैसे यूज करना है, मैंने लिखा बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, लेकिन ये आई थिंक यहाँ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाके आईडी को ढूंढेगा। यहाँ तो बॉडी की ही आईडी दे दी मैंने, फिर भी एक बार चला के देखते हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और अगर मैंने यहाँ पे आईडी लिख दी पेज 1 डॉट बीजी कलर, बॉडी इक्वल टू 1, चेक करते हैं। हालांकि ये मुझे लग रहा है कि दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ये बॉडी के बाद चेक करना चाहिए था इसे, ऑन क्लिक इक्वल टू रीसेट। येलो किया और रीसेट किया, नहीं करेगा काम। अनकॉट सॉरी रीसेट, हाँ, ऑन क्लिक इक्वल टू रीसेट कलर, रीसेट कलर पूरा लिखना रहेगा। अभी देख लेते हैं, काम कर दे तो अच्छी बात है। येलो किया, रीसेट किया, रीसेट काम नहीं कर रहा है। एक तरीका और यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको हटाकर हम सीधे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेज 1 लिखा, डॉट बीजी कलर, और बीजी कलर इक्वल टू हमने दे दिया वाइट। येलो कर रहा है काम। तो आईडी से भी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से काम नहीं कर रहा, दैट मीन्स वेरिएबल बॉडी की बीजी कलर पे काम नहीं कर पा रहा है। एक बार और देख लेते हैं, हमने यहाँ सिर्फ लिखा बॉडी, बॉडी पे क्या किया हमने, पेज 1 लिया, बीजी कलर नहीं लिया, सिर्फ हमने लिखा पेज 1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पेज 1। तो दैट मीन जो भी वो आईडी होगी पेज 1, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा, बॉडी। किसकी आईडी है पेज 1, इस बॉडी की है। तो ये जो बॉडी एलिमेंट है, इसको ये बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएबल मैंने बी लिख दिया, और यहाँ बी डॉट बीजी कलर लिख के देखते हैं भाई, वहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं, यहाँ पर एट्रीब्यूट लगाया मैंने वेरिएबल के साथ। इसे भी चलाकर देखें, रेड, येलो और रीसेट, हाँ काम कर रहा है। तो एलिमेंट निकालने का तरीका ये रहेगा कि आपको एट्रीब्यूट तक नहीं जाना है, केवल गेट एलिमेंट बाय आईडी आप इतना लिखिए, और आईडी लेने के बाद जो भी एट्रीब्यूट है इस वेरिएबल के साथ आप यूज़ करिए, जो भी एट्रीब्यूट यूज़ करना है इस वेरिएबल के साथ करिए। तो बॉडी के केस में आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं भी लिखेंगे तो भी काम करेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मतलब ही है बॉडी। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई टैग है तो फिर हमें ये वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल को पहले रख दें अब यहाँ पर नोट्स में, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ पर हमने लिखा आईडी ऑफ कंट्रोल, और इस वेरिएबल के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इक्वल टू जो भी हमें वैल्यू लिखनी होगी वो वैल्यू लिख देंगे। इसके एट्रीब्यूट जो भी आपके HTML एट्रीब्यूट होंगे इस वेरिएबल के साथ काम कर लेंगे। हालांकि यहाँ भी काम करेंगे, बट रीड के लिए, राइट करना है तो आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट लिख देना है। एग्जाम्पल 1, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रीडिंग और राइटिंग
द वैल्यू फ्रॉम टू इनपुट कंट्रोल्स। इनपुट कंट्रोल में कौन कौन से आएंगे? टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। ठीक है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब क्या कहलाएंगे? इनपुट कंट्रोल कहलाएंगे। और क्या आएंगे? सेलेक्ट, सेलेक्ट कंट्रोल मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये सारे के सारे कंट्रोल हैं। तो अगर हमें इन कंट्रोल पे काम करना है देन वी हैव टू वर्क विथ वैल्यू एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट काम करेगा? वैल्यू एट्रीब्यूट। सो मुझे लिखना होगा वेरिएबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ आपने जो भी आईडी दी है वो आईडी आपने दे दी, और यहाँ पर डॉट क्या लिख दिया? वैल्यू। इसका मतलब है रीड। तो रीड का मतलब है कि जो वैल्यू होगी उस वेरिएबल पे आ जाएगी। जो भी वैल्यू होगी कहाँ पर आएगी? उस वेरिएबल पे आ जाएगी। अगर आपको वैल्यू राइट करनी है तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये वैल्यू रीड करने के लिए हो गई। दूसरा राइटिंग कैसे होगी? देखिए भाई, राइटिंग के लिए मुझे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आपने आईडी दी, डॉट वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पर आप नया डेटा दे दीजिए। तो अगर मैं वैल्यू पे कुछ असाइन करूँगा तो जाके फॉर्म में सेट हो जाएगी, और अगर फॉर्म से डेटा पढ़ना है तो आपको वैल्यू लिखना है और उसे किस पे लाना? वेरिएबल पे। जैसे a इक्वल टू लिखा मैंने वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होगी a में आ जाएगी। मैंने a प्लस बी किया, अब सम आया, सम को दिखाना है किसी पे, तो जिस पर दिखाना है उस पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, उस कंट्रोल का आईडी लिखिए जिस पर आपको रिजल्ट दिखाना है। दिखाना है तो कौन सा एट्रीब्यूट है भाई? वैल्यू एट्रीब्यूट, और यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। अभी हम केवल आईडी की बात करें तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक होता है गेट एलिमेंट्स बाय नेम, लेकिन वो तब बनेगा जब हम लूप सिखाएंगे, क्योंकि नेम्स में एरे रिटर्न होता है। तो आज की क्लास में नहीं बताएंगे, आज सिंपल क्लास हम दे रहे हैं कि बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए आपको। सो अगेन एक नया फॉर्म, न्यू फाइल, और हमने लिखा js example 4.html। चलिए हमने एक बना लिया फ्री टैग, इसलिए बनाए जैसा मैं लिखूं वैसा ही आए। एंटर वैल्यू, कुछ भी वैल्यू मैंने टाइप कर दी। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मैंने ले लिया, और इसमें आईडी इक्वल टू हमने दे दिया T1। आईडी देना कंपलसरी है, नेम भले अभी ना दे। नेम और जो डेबिट में डालिए दोनों ले लीजिए, जो आईडी वही नेम ले लीजिए। आईडी कैन नॉट बी डुप्लीकेट बट नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेट। नेम एक जैसे हो सकते हैं बट आईडी नहीं। मतलब दूसरे टेक्स्ट फील्ड का नाम भी मैं T1 ले सकता हूँ बट आईडी नहीं लेना, आईडी उसका T2 T3 कुछ भी लें आप। बस इतनी चीज़ याद रखेंगे आप, क्योंकि जब रेडियो बटन बनाएंगे तो नेम तो सबके एक जैसे लेने पड़ते हैं ना। चेक बॉक्स बनाएंगे तो नेम सबका एक जैसा लेना पड़ेगा, बट अगर मैं आईडी यूज़ करूँगा तो सबकी आईडी अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा एंटर वैल्यू, ये पहली वैल्यू हो गई हमारी, और फिर मैंने लिखा एंटर वैल्यू 2। आईडी इक्वल टू इसका ले लिया मैंने T2। फिलहाल अभी नेम का कोई काम नहीं तो नेम में स्किप कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमने लिखा रिजल्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। आईडी इसका मैंने रिजल्ट ही ले लिया। चलिए एंड रीड ओनली, मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे? सिर्फ रिजल्ट को दिखाना, कुछ टाइप नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा? रीड ओनली। और यहाँ इन दोनों के बीच में मैंने एक बटन बना दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू मर्ज और ज्वाइन। दोनों को मुझे मर्ज करना, T1 और T2 को मर्ज करके कहाँ दिखाना है? टेक्स्ट में जोड़कर। ठीक है, मर्ज मतलब यहाँ प्लस, मर्ज का मतलब सिर्फ प्लस से मतलब है। मर्ज और ज्वाइन करना है, और जो रिजल्ट आएगा हम किस पे दिखाना चाहते हैं? इस रिजल्ट वाले पर। इसका आउटपुट देखिए कैसे दिख रहा है अभी, ये इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ राम
और यहाँ पे लिखूँ मोहन, और जब मैं मर्ज करूँ तो राम और मोहन यहाँ पे मर्ज होकर आ जाए, इकट्ठा होकर आ जाए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 4 एंड 5, तो 4 5 45 यहाँ पर आ जाए। मर्ज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट वो मर्ज ही करेगा, ठीक है। अगर मैं नंबर भी लिख दूंगा वैल्यू 2 और यहाँ पर मैंने लिखा मर्ज हटा दिया, मैंने लिखा ऐड, तो ऐड नहीं कर देगा वो, क्योंकि ऐड स्ट्रिंग में होता नहीं है। और यहाँ जो भी टेक्स्ट दूंगा मैं वो सारी की सारी क्या रहती हैं, स्ट्रिंग। और अब यहाँ पे करना होगा टाइप कास्ट, अगर हम नंबर में ले जाना चाहते हैं तो। कनेक्शन काम कर रहा है, कर तो रहा आई थिंक। देखिए फंक्शन अब मैंने यहाँ बनाया स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे फंक्शन मैंने बनाया ऐड नाम से बना लूँ, सम नाम से बना लूँ, बट कुछ फंक्शन ऑलरेडी बने होते हैं, इसलिए मुझे फंक्शन का नेम लेते समय भी ध्यान रखना है कि उस नाम से कोई फंक्शन बना तो नहीं है। फिलहाल मैंने ऐड डेटा कर लिया इसका नाम। ऐड डेटा को ऐड करना, कौन कौन सा डेटा, T1 एंड T2 का डेटा ऐड करना है, और कहाँ दिखाना है, इस T3 में या रिजल्ट वाले पर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा A इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। क्या है ID पहले वाले की, T1, और उस ID से भी क्या उठाना, वैल्यू। तो ये देखिए रीड हो गया, इसकी जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि HTML में इनपुट टाइप में जो भी डेटा होता है, कौन सा एट्रीब्यूट लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं ना। वैल्यू इक्वल टू अगर मैंने यहाँ 0 लिख दिया तो दिस वैल्यू इज एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे उठाएंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो ये डॉक्यूमेंट लिखना था यहाँ, गेट एलिमेंट बाई ID T1 से क्या उठाया, वैल्यू। ये देखिए डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ 0 लिख दी है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने जानबूझकर यहाँ क्या लिख दी, 0, एंड यहाँ पर नेम इक्वल टू T1 नहीं लिखा, सिर्फ वैल्यू इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 0। दोनों की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखी, इस पे भी 0 डाल देते हैं बाई डिफॉल्ट, वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरह दूसरी वैल्यू मुझे दूसरे वेरिएबल पे लेके आना, b इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID T2 डॉट वैल्यू। आ गई दोनों वैल्यू। c इक्वल टू a प्लस b किया मैंने, देखिए कोई टाइप कास्ट अभी नहीं किया। रिजल्ट किस में है, C में। अब C को किस पे दिखाना है, इस रिजल्ट वाले पे। तो यहाँ राइटिंग का काम करना है, यहाँ तो रीडिंग का काम हुआ, तो मैंने इधर A और B की वैल्यू लेके आ गया मैं। अब यहाँ पे C की वैल्यू राइट करनी, तो उल्टा लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब तीसरे वाली की ID T3 नहीं है, क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दीजिए, C, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू C। तो जब राइट करेंगे तो इधर लिख देंगे, जैसे हमने पाइथन पे गेटर सेटर देखा था, नेम तो दोनों का वैल्यू ही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप इक्वल टू लगा रहे हैं तो रीड हो रहा है, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू लगा रहे हैं तो वैल्यू सेट हो रही है। तो गेट एंड सेट का काम है। चलिए हमने इसको किया रिफ्रेश, अब देखिए 0 0 आ रही है। ऐड किया तो यहाँ कुछ भी अभी फंक्शन नहीं हो रहा, कॉलिंग ही नहीं की फंक्शन की, तो फंक्शन की कॉलिंग भी तो करनी पड़ेगी। अब इस फंक्शन को इस बटन पे करना है कॉल, तो यहाँ लिखूंगा ऑन क्लिक इक्वल टू ऐड डेटा, ऑन क्लिक इक्वल टू ऐड डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 4, मिटा दिया मैंने उसको, और यहाँ पर लिखा मैंने 6, ऐड किया तो देखिए 46 दिख रहा है, ठीक, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये मर्ज हो रहा है। अब मुझे मर्जिंग नहीं करनी, मुझे इनकी टाइप कास्टिंग करनी होगी। जैसे पाइथन में इंट लिखते हैं, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे इंटीजर पे टाइप कास्ट करना है तो वेरिएबल के आगे आपको लिखना होगा, एक तरीका है नंबर लिख दीजिए, या तो आप नंबर लिख दीजिए, दोनों के आगे नंबर का एन कैपिटल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। केस सेंसिटिविटी का यही चीज़ ध्यान रखना रहता है। नंबर इज अ क्लास, इसलिए उसका पहला कैरेक्टर है कैपिटल। तो नंबर A प्लस नंबर B किया मैंने। अब C में क्या होगा कि दोनों एज अ नंबर की तरह जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा 4 और यहाँ पे लिखा मैंने मिटाकर 5। तो देखिए अब ये 45 नहीं बल्कि क्या दिखा रहा है, 9, ठीक है। देन इसको मैंने चेंज किया 50, अब क्या दिखाएगा 54, क्लियर। तो यहाँ पर हम अब वर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑपरेटर वगैरह पढ़ना नहीं अलग से, क्योंकि हमने खूब पढ़े हुए हैं, पाइथन पे पढ़ा है, सभी ने C पे पढ़ा होगा, बस हमें इनको यूज़ करना है, तो ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे।
हम वर्किंग वाली चीज़ समझाएंगे। जैसे आज ये पढ़ा दिया, कल कंडीशन देखेंगे, एक दिन लूप देखेंगे, और एक दिन एरे और रिकर्शन देखना रहेगा, और एक दिन हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट देखना रहेगा। 4-5 क्लासेज जाएंगी, बल्कि 6-7 क्लासेज जा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा तो है ही है, बट फिर भी थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हाउ टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड हाउ टू सेट द एट्रीब्यूट। तो गेट एंड सेट, वैल्यू लेना और वैल्यू को दिखाना, किससे? किसी भी इनपुट कंट्रोल से। ठीक है, किसी भी इनपुट कंट्रोल से डेटा को लेना और दूसरे इनपुट कंट्रोल में डेटा को शो करना, ये हमने देख लिया। हाँ, अच्छा, स्क्रीन रुक गई। सभी को सेम प्रॉब्लम हो रहा भाई स्क्रीन का? ओके, आ गया स्क्रीन, एक बार देख लीजिए। तो ये प्रोग्राम हम चला रहे थे, इस प्रोग्राम को देखिए। यहाँ का डेटा लेना है, पहले वाले का और दूसरे का, और तीसरे पे उनको ऐड करके दिखाना है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ लिखा 40 और यहाँ 50, और ऐड करें तो यहाँ पर क्या आ गया? 90। ठीक है, तो इसका डेटा रीड करना, इसका डेटा रीड करना, ये दोनों गेटर का काम है। बट यहाँ पर डेटा सेट करना है, रिजल्ट वाले पे डेटा दिखाना है, दैट मीन राइट करना है। तो यहाँ से उठाना है तो भी वैल्यू एट्रीब्यूट, और यहाँ पर सेट करना है तो भी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इन तीनों में वैल्यू एट्रीब्यूट काम कर रहा है। डेटा पढ़ने के लिए इसकी वैल्यू को वेरिएबल पे ले जा रहे हैं। पहली वैल्यू ए पे ले गए, दूसरी वैल्यू बी पे ले जाएंगे, फिर दोनों ए और बी को जोड़कर मैंने सी पे रखा। अब सी का डेटा इस रिजल्ट वाले पर मुझे लेके आना, सेट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे किया। यहाँ पर कोड बिल्कुल सिंपल सा कोड देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID T1 डॉट वैल्यू। T1 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी और असाइन कर दिया ए पे। T2 डॉट वैल्यू लिखा और इसको असाइन किया बी पे। ए और बी आ गए। अब सी पर दोनों को जोड़ना था। अभी हमने क्या कहा, अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग की तरह मर्ज हो जाएंगे, और स्ट्रिंग की तरह मर्ज नहीं करना, मुझे नंबर की तरह करना है। तो एक टाइप कास्ट किया हमने, कौन सा फंक्शन लगा के? नंबर फंक्शन लगाकर। नंबर का एन कैपिटल है बिकॉज इट्स अ क्लास एंड इट विल रिप्रेजेंट ऑल द डेटा टाइप्स ऑफ नंबर। अगर मैं फ्लोट भी लिख दूंगा पॉइंट से तो भी नंबर काम कर ले जाएगा, दैट मीन्स पॉइंट में भी दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे प्योर इंटीजर में चाहिए तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा पारसेंट। ठीक है, तो पहले देखिए ये क्या फ्लोट पे काम कर रहा है। मैंने इसको 40.23 दे दिया, 223 एंड 50.125। देखिए 90.348, मतलब फ्लोट पे भी काम कर रहा है। अगर मुझे फ्लोट पे काम नहीं कराना, इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क विथ फ्लोट, तो देखिए दूसरा तरीका ये रहेगा कि आपको लिखना होगा C इज इक्वल टू पारसेंट। पार्स छोटा है, इंट का ही कैपिटल है, पारसेंटेज प्लस पारसेंट बी। ठीक है, अब ये दोनों डेटा आ गए सी पे। अब सी का डेटा मुझे तीसरे वाले पे, दैट मीन्स इस वाले टेक्स्ट फील्ड पर दिखाना है, रिजल्ट वाले पर, और इसकी आईडी क्या है? रिजल्ट। तो इस आईडी पर डेटा सेट करना है, तो इसको उल्टा लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू सी। इसकी वैल्यू पे ले जाके सी को सेट करो। तो वेरिएबल राइट हैंड साइड में लिख दिया तो ये असाइंड हो जाएगा। ठीक है, बन गया काम। लेकिन अब देखिए अगर मैंने इसे रिफ्रेश किया और फिर मैंने कोई पॉइंट वाली वैल्यू डाली 3.5 और यहाँ पे 5.6 डाला, ये केवल इंटीजर को उठाएगा, पॉइंट को छोड़ देगा। ये देखिए 3 + 5 उठाया उसने, पॉइंट को इग्नोर किया। इफ़ यू डोंट वांट टू वर्क विद द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देन यू सिंपली यूज पारसेंट। और अगर हम चाहते हैं सभी तरह के नंबर पे काम करें तो नंबर, अगर आप चाहते हैं सिर्फ फ्लोट पे ही रिजल्ट चाहिए, कुछ भी मैं दूं, अगर कुछ नहीं है तो 0.0 आना चाहिए, तो पार्स फ्लोट लिख दीजिए, फ्लोट का F कैपिटल। तो अगर मैं इंटीजर दूंगा तो भी फ्लोट आएगा, फ्लोट देंगे तो भी फ्लोट आएगा। जबकि नंबर कहता है कि वो उसकी कैटेगरी को चेक करेगा, अगर फ्लोट होगा तो आएगा, इंटीजर होगा तो नंबर में इंटीजर ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। थोड़ा सा यही पढ़ा देते हैं, फंक्शन और पढ़ा देता हूँ इसी का मैं, कि क्योंकि
डेटा ज़्यादा नहीं है। दूसरी क्लास भी मेरी अगर मैं लूँगा भी इसको बंद करके पाइथन की, तो बच्चे तो कोई एक्स्ट्रा ज्वाइन होने वाले नहीं हो, डेटा भी ज़्यादा बचा नहीं मोबाइल का, थोड़ी देर और चलेगा। तो इसको एक एग्जांपल और करा रहा हूँ इसका मैं। देखिए ये तो बात हो गई टेक्स्ट फील्ड में डेटा निकालना है। अगर मुझे डेटा को टेक्स्ट फील्ड में नहीं बल्कि किसी डिवीज़न के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, स्पैन के अंदर ले जाना है या वहाँ से उठाना है तो अलग फंक्शन है। तो गेट और सेट डेटा फ्रॉम टू एनी डिव या फिर टीडी या फिर पैराग्राफ और स्पैन या फिर टेक्स्ट एरिया। अगर इनके अंदर डेटा मुझे सेट करना है या इनसे डेटा उठाना है तो यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। यहाँ पर वी हैव टू यूज द एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी इनर HTML। ध्यान से देखिएगा, इनर स्मॉल लेटर में और HTML पूरा का पूरा कैपिटल है। सो वी हैव टू यूज इनर HTML। HTML कैपिटल होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा अपन को, H कैपिटल या फिर पूरा HTML कैपिटल है। तो इनर HTML मैंने लिखा कब के लिए, अगर डिवीजन, TD, पैराग्राफ, स्पैन इन पे डेटा सेट करना है तो इनर HTML यूज करना पड़ेगा। अभी स्क्रीन विजिबल है ना भाई, अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए मैंने नीचे क्या किया, रिजल्ट जो मैंने बनाया, रिजल्ट से इसे हटा दिया, इसे टेक्स्ट एरिया को, मुझे टेक्स्ट एरिया नहीं बल्कि रिजल्ट के अंदर मैंने स्पैन यूज कर लिया। स्पैन करूँ, डिव करूँ, ये सब कुछ सिंगल लाइन है तो स्पैन यूज कर लीजिए। और इसकी आईडी मैंने दे दी, आईडी वही लिखी रिजल्ट, ठीक है। आईडी मैंने रिजल्ट की और यहाँ पर हमने स्पैन को बंद किया, सिंपल। अब इसके बीच में रिजल्ट चाहिए, स्पैन मतलब इनके बीच में रिजल्ट, यहाँ डेटा आएगा। या मैंने पैराग्राफ बना लिया और पैराग्राफ के मिडिल में, पैराग्राफ के बीच में रिजल्ट चाहिए, तो ऐसी जगह जहाँ पर कोई टैग शुरू हो रहा है और कोई टैग अलग से बंद हो रहा है उसके बीच में डेटा सेट करना है, तो वी नीड इनर HTML। तो इसी प्रोग्राम में अब अगर मैं लिखूँ तो प्रोग्राम काम नहीं करेगा, दैट मीन मेरा कोड अब काम नहीं करेगा। देखिए क्योंकि इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे रिजल्ट के आगे कुछ लिखा नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ 3 और मैंने यहाँ पे लिखा 4 और मैंने किया ऐड, तो यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला क्योंकि वैल्यू एट्रीब्यूट काम नहीं करता। तो अगर मुझे इस स्पैन पे ले जाना है तो मुझे कहाँ जाना, जावास्क्रिप्ट में जाना है और इनर HTML रिजल्ट डॉट ID डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रिजल्ट डॉट इनर HTML, हाँ सिर्फ इतना लिखना है, इनर HTML, और हमने सी लिखा। तो नया बच्चा ऐड हुआ है क्या? धीरज कुमार, कोई बात नहीं, लेट आए हैं तो ठीक है। अब मैंने इसे किया रिफ्रेश। देखिए अगर मैं अभी ऐड करूं तो 0 आएगा क्योंकि 0 + 0 0। मैंने 4 लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 6 और फिर ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा, 4 + 6 10। तो अगर मुझे किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी डिवीजन के अंदर, किसी TD के अंदर या किसी टेक्स्ट एरिया के अंदर डेटा लेना है या उस पर डेटा रखना है तो वी सिंपली यूज इनर HTML, ठीक है, इनर HTML। ठीक, एक एग्जांपल ये हो गया, पूरा का पूरा वही एग्जांपल है, केवल थोड़ा सा चेंज किया मैंने कि नीचे यहाँ पर रिजल्ट के लिए हमने स्पैन बना दिया है। रिजल्ट पे क्या बनाया, स्पैन, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है। धीरज इतना लेट क्यों आए हो क्लास में? 5 बजे से क्लास चल रही है, मैसेज नहीं देखते हो क्या? हैं? सो गए थे तुम, बहुत लंबा सो गए। वो तो सेंड करेंगे लेकिन वो कल मिलेगी ना, रात भर तो अपलोडिंग में जाता है टाइम पूरा, वो तो हम सेंड कर ही देंगे। HTML JS एग्जाम्पल फिर से मैंने लिखा। देखिए फॉर्म नहीं भी बना रहे तो काम चल रहा है। अभी फॉर्म स्पेशली टैग तब लगाना होगा जब हम सबमिट करेंगे सर्वर साइड, जब जेंगो शुरू होगा तब फॉर्म के बिना कोई काम नहीं होगा। अभी हम सिर्फ क्लाइंट पर हैं तो हम फॉर्म ना भी लिखें, हमने सिंपल लिखा एंटर सम टेक्स्ट और हमने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड ID इक्वल टू, हमने इसका लिख दिया T1
T1 लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख दें, txt लिख दें, जो भी लिखना आप ले लीजिए। और इसके बाद मैंने लिखा बटन ऐड टू पैराग्राफ, ये मैंने बटन बंद कर दिया। टेक्स्ट के बाद मैंने क्या लिखा, ऐड टू पैराग्राफ, मतलब नीचे कोई पैराग्राफ मैं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, नीचे कोई पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो पैराग्राफ बनाऊँ या डिव बनाऊँ, कुछ भी बना सकता हूँ। मैंने P बना लिया। इस P की आईडी इक्वल टू मैंने क्या दे दी, P1 पैराग्राफ 1। स्टाइल मैंने समथिंग दे दी, विड्थ सपोज कीजिए मैंने दे दी 200 px, हाइट हमने दे दी 300 px, एंड बॉर्डर स्टाइल हमने दे दिया सॉलिड, एंड बॉर्डर रेडियस दे दिया 5 px, एंड बॉर्डर विड्थ दे दी मैंने 3 px। दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ। नाउ आई एम जस्ट ओपनिंग द पेज। ये देखिए सम टेक्स्ट ये कह रहा है यहाँ लिख दीजिए, मैंने टेक्स्ट लिख दिया हेलो, और मैं चाहता हूँ ऐड टू पैराग्राफ करूँ तो हेलो उठकर इस पैराग्राफ के अंदर टाइप हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं करना है। देखिए पिछले जब शुरू किया था तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, और क्या दिक्कत हो रही थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कि ये ओवर राइट हो रहा था। मतलब अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा तो ये पूरा जो यहाँ दिख रहा है सब गायब होगा और सिर्फ हेलो लिखा हुआ जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मुझे डेटा को ले जाना है, प्रिंट करना है, और इसके लिए क्या बताया हमने, इनर HTML। अब यहाँ से वैल्यू उठानी है तो दिस इज द टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड से डेटा पढ़ने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यू। वैल्यू यहाँ दिखानी है टेक्स्ट किसमें, पैराग्राफ में, और पैराग्राफ में डेटा दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट, इनर HTML। तो यहाँ से वैल्यू से रीड करना और इनर HTML में राइट करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन मैंने बनाया, कहाँ पर गए हम, हेड सेक्शन पर। हेड सेक्शन तो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग मैंने लगाया, स्क्रिप्ट। फंक्शन का नाम मैंने बना दिया फंक्शन ऐड कंटेंट। फंक्शन का नाम ऐड कंटेंट। क्या ऐड करना है, जो भी टेक्स्ट का डेटा है उठाकर पैराग्राफ में डालो। तो पैराग्राफ में डालना, कोई वेरिएबल नहीं लिया तो भी काम होगा। देखिए मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID P1। P1 में डेटा डालना है तो P1 में कौन सा एट्रीब्यूट, इनर HTML इक्वल टू कौन सा डेटा डालना है, टेक्स्ट का डेटा डालना हो। टेक्स्ट का ID क्या है, txt। तो txt की वैल्यू डालनी है। तो इधर मैंने लिखा डायरेक्टली, देखिए दोनों तरफ मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लगा दिया, कोई वेरिएबल लिया ही नहीं मैंने। गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई ID, कौन सी ID है, txt डॉट वैल्यू। तो ध्यान से देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID P1 डॉट इनर HTML। P1 में अब P1 ID है तो ID को एक्सेस करने के लिए क्या लिखते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो P1 के इनर HTML में क्या सेट करना है मुझे, टेक्स्ट का वैल्यू। तो उसकी वैल्यू आएगी और यहाँ जाके सेट हो जाएगी, सिंपल। अब इसे कॉल कहाँ करना है, इस बटन पे। तो देखिए बटन पे जाना है, ये बटन है हमारी, और यहाँ लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू ऐड कंटेंट। ये हो गई फंक्शन की कॉलिंग, ठीक है। इसे किया हमने रिफ्रेश। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ हेलो, और मैंने ऐड टू पैराग्राफ किया, हेलो आ गया। लेकिन यहाँ पर फिर हमने लिखा रमेश, ठीक, रमेश लिखा, ऐड टू पैराग्राफ किया तो देखिए हेलो हट गया, रमेश आ गया। इनर HTML ओवरराइट तो यहाँ भी कर रहा है भाई, ठीक है। हमने ये तो कहा नहीं पुराने वाले को रखो। जब भी आप वैल्यू सेट करेंगे जस्ट लाइक अ वेरिएबल, a इक्वल टू 20 है और a इक्वल टू अगर मैं 100 करूँगा तो सिंपल सी बात है 20 हट जाएगा, और 20 के बाद हटाकर क्या करेगा, 100। उसी तरह से जब इसमें दूसरा टेक्स्ट आएगा तो पहला टेक्स्ट क्या हो रहा, हट रहा है। अगर पिछले टेक्स्ट को हमें नहीं हटाना है तो मुझे करनी होगी मर्जिंग। दैट मीन्स पुराने वाले पर नया क्या करना, मर्ज। और मर्ज करने के लिए वही ऑपरेटर प्लस इक्वल टू, कौन सा ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू। तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID P1 डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू, प्लस मतलब मर्ज कर दो किसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो जब जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये उस पर मर्ज होता चला जाएगा, दैट मीन्स उसके आगे दिखता जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश करना रहेगा। देखिए हमने लिखा रमेश, रमेश आ गया, और मैं रामे आ गया, SH भूल गए, फिर मैंने SH लिखा तो रामे के आगे रमेश। और फिर जितनी बार क्लिक करेंगे देखिए उतनी बार ये वैल्यू आती जाएगी, और ये आगे देखिए ओवरफ्लो होता जा रहा है, हो रहा ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो हटाना है, प्रॉपर्टी कौन सी थी, किसी को याद है? ओवरफ्लो मुझे हटाना है, क्या कर सकते हैं हम? हिडन, या फिर हिडन, हिडन की बात तो दिखेगा ही नहीं वो। और कोई प्रॉपर्टी? स्क्रॉल। तो कहाँ पर जाएंगे हम? इस पैराग्राफ पे गए, ओवरफ्लो, स्क्रॉल। अगेन हमने यहाँ पे लिखा हेलो, ऐड टू पैराग्राफ, ऐड 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 ऐड, ये देखिए नीचे स्क्रॉल होता जा रहा है। अब ये लेकिन लाइन चेंज नहीं हो रही है कहीं भी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मर्ज होता जा रहा है। ओवरफ्लो दोनों तरफ मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आएगी कंडीशन की बात कि अगर इसकी जो लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर है, इतना हो गया है तो फिर इसे ब्रेक कर दिया जाए। तो अब इफ एल्स का काम आएगा आगे। यहाँ फिलहाल एक काम कर देते हैं कि यहाँ इनर एचटीएमएल में प्लस इक्वल टू जो लिखा मैंने, तो राइट करने के बाद वैल्यू को प्लस करके यहाँ BR भी कर दो। कितने भी टैग इकट्ठा हम जोड़ सकते हैं। ये देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वैल्यू तो ऐड होगा, प्लस क्या ऐड होगा? ब्रेक भी ऐड हो जाएगा। तो अब ये ऊपर साइड में नहीं बढ़ेगा बल्कि नीचे की तरफ ऐड होगा। तो रिफ्रेश किया, डेटा दिया, ऐड 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 ऐड, ये देखिए नीचे की तरफ ऐड होता जा रहा है। उसके बाद स्क्रॉल बार साइड में आ जाएगा, स्क्रॉल बार वाई। ठीक, अब यहाँ पे हम चाहते हैं रमेश लिखें और एंटर प्रेस कर दें और ये ऐड हो जाए। एंटर प्रेस करें, मुझे यहाँ पर ना जाना पड़े। अब कुछ और कंट्रोल की, सॉरी इवेंट हैंडलर की भी बात करेंगे। हम एंटर प्रेस कर दें और काम हो जाए, बटन ना बनानी पड़े मुझे। या मैं यहाँ पर ऐड टू पैराग्राफ करूँ तो ये क्लियर भी हो जाए, ताकि दूसरी बार मैं दूसरा वैल्यू लिखूँ और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहे। तो ये प्रॉपर्टी यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, ऐड करने के बाद मुझे टेक्स्ट फील्ड को करना है क्लियर। टेक्स्ट फील्ड मतलब डॉक्यूमेंट। अब देखिए, जब किसी एलिमेंट को बार बार लिखना हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt डॉट क्लियर करना, मतलब उसकी वैल्यू को क्या कर देना? एम्प्टी, एम्प्टी तो करना है। तो ये बार बार लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम वेरिएबल में अगर ले लेते हैं तो सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता। क्लियर करने के बाद मुझे फोकस भी वहीं पे, कर्सर वहीं पे दिखाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt डॉट फोकस। इससे फोकस काम करेगा या फिर सेट फोकस, कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने यहाँ पे लिखा रमेश और मैंने यहाँ पे किया ऐड। ये देखिए यहाँ से गायब हुआ। फोकस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करता रहेगा। मोहन मैंने ऐड किया और देखिए मोहन नीचे और क्लियर भी हुआ, कर्सर भी वहाँ पे जा रहा है। तो फोकस मतलब कर्सर वहाँ पर सेट कर दो जाएगा। क्लियर इतना भाई? तो आज की क्लास यहीं तक हम पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर मैंने बेसिक कोर जावास्क्रिप्ट समझाई आपको, हाउ टू यूज द जावास्क्रिप्ट इधर इनसाइड इनलाइन और पेज लेवल। पेज लेवल तक समझा दिया है, अभी एक्सटर्नल नहीं बताया है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अभी नहीं बताई है, हमने पेज लेवल समझा दिया और इंटरनल इनलाइन समझा दिया है। तो वन मोर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ की क्लास में कोई डाउट अभी तक किसी बच्चे को तो पूछ लो भाई, नहीं फिर क्लास यहाँ पर हाँ, तब चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से, वो बताऊंगा अगली क्लास में। सबमिट में ऑन सबमिट ऑन लोड इस तरह के मुझे कुछ एट्रीब्यूट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सबमिट बटन पे भी बस अगली क्लास से कर लेंगे उसको। आज थोड़ा जावा, आज ही कर सकते थे पर थोड़ी जावास्क्रिप्ट आज हमने कहा कि पहली क्लास से बीच में कई क्लासेस छूट गई थी, तो इसको कंप्लीट कर दें क्योंकि फिर क्या ज़्यादा खींच जाएगी। अगले दिन से मतलब अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी प्रॉपर्ली वैसे ही चलने लगेंगी जैसे चल रही थी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर फिनिश कर रहे हैं।